हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अच्छे से क्लास समझना, बिकॉज आज ही क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन पक्का आना है, जो कि है क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं क्लास पार्ट नंबर 2। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। हमारी कंट्री में 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर के क्या हालात थे। सबसे पहला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप ये कह सकते हो कि 1960 तक, आज़ादी मिलने से पहले से लेकर 1960 तक हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था ना, वो स्टैग्नेंट था, यानी कि नो ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं था। बिल्कुल कांस्टेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो ग्रोथ या स्टैग्नेंट कह लो आप। क्योंकि हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। जमीन ज़्यादा होने के बावजूद भी जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो बहुत कम था। यानी कि हमारे इन जो फसल है ना, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब ना होने की वजह से क्लास खराब हो जा रहे थे। हमारे पास खाद अच्छे नहीं थे, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक नहीं थी खेती बाड़ी करने के लिए। किसान जो है मर रहे थे, किसानों के पास फंडिंग अच्छी नहीं थी, पैसे अच्छे नहीं थे उनके पास, बारिश पे डिपेंड होते थे। ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी था, यानी कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो बहुत कम था। हम लोग क्लास उस टाइम भी खेती बाड़ी करने के लिए बारिश पे डिपेंड थे। अच्छी बारिश होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, बारिश अच्छे से नहीं हुई तो खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो पाएगी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिस काम को 4 लोग कर सकते हैं उस काम को 6 लोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बेरोजगारी है लेकिन दिख नहीं रही है। जिस काम को 4 लोग कर सकते हैं उस काम को 6 लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो वो लोग 6 के 6 लोग बेरोजगार है, बट नहीं, उस काम को 4 लोग भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी काम को 6 लोग कर रहे हैं और 100 आउटपुट बन रहा है, अगर आप 2 लोगों को निकाल दो तो भी आउटपुट 100 बनेगा। यानी कि वो 2 लोग जो है वो बेरोजगार थे लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। इसको बोलते हैं डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। आमतौर पर क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है और रूरल एरिया में देखने को मिलता है कि लोग जो है जिस काम को 4-5 लोग कर सकते हैं उस काम को 10-12 लोगों का पूरा परिवार लगा हुआ है उस काम को करने में। इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किसान अनाज उगा रहे थे लेकिन अपने लिए। किसान जो भी अनाज उगा रहे थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनके मन में ऐसा नहीं था कि इसको बेचना है। उन्होंने जितना भी अनाज उगाया वो अपने लिए, खुद की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अनाज उगाया, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगला है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार और टेनेंट का मतलब है किसान। इन दोनों के बीच में ना क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो कि क्लास जमींदारी सिस्टम से ही चलते आ रहे थे। किसानों का शोषण होता है, जमीन का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है किसानों से। लाइक अगर ये मेरी ज़मीन है, आप इस पर खेती बाड़ी कर रहे हो, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा अनाज का हिस्सा ले लूंगा और आपको ही कम हिस्सा दूंगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्लास कर रहे थे पहले, जिसकी वजह से उनके बीच में विवाद था। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। एग्रीकल्चर के फीचर की बात करें 1950 से लेकर 1990 तक, तो जो जमीन थी लोगों के पास वो बहुत दूर दूर थी। पहले लोगों के पास जमीन बहुत थी। अगर कोई आपके पिताजी से पूछे कि उनके पास कितनी जमीन है उनकी बनाई हुई, तो वो बहुत कम है। लेकिन उनके आपके दादाजी के पास जो जमीन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और क्लास जमीन का ऐसा सीन था क्लास, पहले लोगों के पास बहुत दूर दूर जमीन हुआ करता था। अगर मुझे खेती बाड़ी करनी है, थोड़ी जमीन यहाँ है, थोड़ी वहाँ है, थोड़ी और दूर है, तो मैं खेती बाड़ी कैसे करूँगा। तो जमीन थी लोगों के पास लेकिन फ्रैगमेंटेड, अलग अलग जगह पे टुकड़ों में जमीन थी। देन आते हैं क्लास लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सरकार लेके आती है लैंड रिफॉर्म्स। दीज आर द फॉलोइंग मेजर्स, ये सारे मेजर्स सरकार ने लिए हैं टू प्रमोट लैंड रिफॉर्म्स। यानी एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स आया गया। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू द लैंड ओनरशिप। जमीन ओनरशिप, यानी किसके पास कितनी जमीन होगी, इसके रिगार्डिंग जो भी लैंड रूल्स थे पुराने, उनको हटा के नए रूल्स बनाए गए। और लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली क्लास ये 5 पॉइंट है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। किसानों को जमीन दे दी और किसानों से बोला भैया आप ही जमीन के मालिक हो, आप खेती बाड़ी करो। पहले क्या होता था, जमींदार जो है वो किसानों को, यानी कि फार्मर्स को या पेजेंट्स को अपने यहाँ पे बुला के अपनी खेती बाड़ी में काम कराता था। क्लास लैंड रिफॉर्म्स के तहत सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। सरकार ने क्या किया क्लास? इनको ही जमीन दे दी किसानों को। लेकिन जो बहुत, अब जमीन दे दी बहुत लो रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे, लेकिन जो बहुत गरीब किसान थे ना उनको इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये था क्लास सबसे पहला पॉइंट, एबोल्यूशन, यानी खत्म कर देना, हटा देना इंटरमीडिएट्स, यानी कि मिडल मैन। जितने भी मिडल मैन थे ना बीच में, सब हटा दिया। किसान अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा, अपना अनाज सरकार को बेचेगा। इस तरीके से चीजें हो गई थी। सेकंड जो है रेगुलेशन ऑफ रेंट। सरकार ने रेंट रेगुलेट कर दिया 1/3, जो कि मैक्सिमम रेंट है। यानी कि आप मैक्सिमम जो रेंट ले सकते हो
वो 1/3 ले सकते हो। यानी कि अगर मैं जमींदार हूँ, मेरे पास जमीन है और क्लास मान लो 6 लाख का अनाज उगाया गया है, तो मुझे मैक्सिमम जो मिलेगा वो 2 लाख मिलेगा, 4 लाख तो किसान को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो मैक्सिमम रेंट सरकार ने रेगुलेट कर दिया, दैट इज 1/3। लैंड सीलिंग, जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन है, जो बड़े बड़े जमींदार थे, राजा महाराजा टाइप के लोग थे, जिनके पास बड़े हिसाब जमीन थी, सरकार ने एक लिमिट लगा दी, भैया कोई भी इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है भैया, इससे ज्यादा जमीन तो आप अपने पास नहीं रख सकते। दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। लेकिन इसमें भी कई सारे बड़े लोगों ने क्लास बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, इसमें बहुत अड़ंगा डाला, लूप होल्स निकाले इसके कि ये देखो जमीन छीनेगी, दुख तो होगा ही, बट लेकिन इतना दुख नहीं हुआ था क्योंकि बट उस टाइम पे जमीन की इतनी वैल्यू नहीं थी जो आज है। आपने देखा होगा राजा महाराजा को टाइम पे लोग पूरा का पूरा स्टेट जो है या विरासत जो है वो गिफ्ट कर देते, हमने पूरा मुंबई गिफ्ट कर दिया, हमने दिल्ली सल्तनत आपको दे दी, पहले आप मूवीज में देखते होगे सब। तो यार तब एक बात अलग थी, तब क्लास इतनी वैल्यू नहीं थी लैंड की, जो अब आप तो छोटा सा टुकड़ा ही जमीन का करोड़ों का मिलता है। तो इसीलिए क्लास लैंड सीलिंग जो है वो लगाया गया, यानी कि जिसके पास एक लिमिट लगा दी गई लैंड की, उससे अब जिसके पास जमीन है वो जमीन सरकार ले लेगी और जो लैंडलेस लेबर है उनको दे देगी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मैंने आपसे कहा था ना, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जमीन थी लोगों के पास लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, अलग अलग जगह पे, तो सरकार ने उन सबको लेके उनको इकट्ठा एक जगह पे जमीन दे दी। अगला है क्लास कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों को बोला गया गांव में कि खेती बाड़ी एक साथ करो, अगर किसी के पास ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, तो आप सब लोग मिलकर ही खेती बाड़ी करो इस प्लॉट पे और शेयरिंग ले लो अपना अपना। किसी के पास मान लो कोई मशीन है या कोई टेक्निक है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो सब लोग मिलकर खेती बाड़ी करो, उससे फायदा होता है। दैट इज कॉल्ड को क्लास मतलब कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोग मिलजुल की खेती बाड़ी करो, एक दूसरे की हेल्प करो। तो ये पॉइंट्स थे क्लास लैंड रिफॉर्म्स के, यानी कि ये सारी चीज़ें क्लास जो है सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स में लेके आई ताकि जो प्रॉब्लम्स थे एग्रीकल्चर में 1950 टू 1990 में, उन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके। नाउ ये सब क्लास पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी जो ब्रोकर्स थे उन्हें हटा दिया। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबोलिश इंटरमीडिएट्स और जमींदार एंड टू मेक द टिलर द ओनर ऑफ लैंड, जो टिलर थे ना उनको ही ओनर बना दिया। दिस हैज बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कल्टीवेटर बाय द जमींदार। कल्टीवेटर यानी कि फार्मर्स, तो फार्मर्स द्वारा जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था ना उसे खत्म करने के लिए सरकार ने किया। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, बट इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट द बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। जमीन मिलने के बाद भी प्रॉपर खेती बाड़ी नहीं कर पाए, अच्छे से बीज सिंचाई करना, पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पा रहे थे वो। सेकंड इज रेंट रेगुलेशन, कितना रेंट क्लास, यानी कि वैल्यू ऑफ क्रॉप का 1/3 से ज्यादा, देयर इज अ रूल दैट रेंट कैन नॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप की वैल्यू है उसे 1/3 से ज्यादा रेंट उसका नहीं होना चाहिए। अगला है लैंड सीलिंग, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द लिमिट ऑफ लैंड दैट एनीवन कैन ओ, बियॉन्ड दिस स्पेसिफाइड लिमिट ऑल द लैंड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड अलॉटेड टू द सेम लैंडलेस लेबर। द मेन एम बिहाइंड लैंड सीलिंग इज टू प्रमोट इक्विटी। यही है ना, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, हमने पढ़ा था जेम्स, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है ही नहीं, तो उनको ज़मीन लेकर उनसे दे देना, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, पीपल हैव लैंड बट इन स्कैटर्ड प्लेसेस, सो गवर्नमेंट ट्राई टू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड प्रोवाइड देम अ लैंड एट वन प्लेस। अलग अलग जगह से ज़मीन लेकर उनको एक ही जगह पे ज़मीन दो। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू फर्दर कंसोलिडेट द गेन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मतलब अगर 4 लोग मिलके 40 किलो अनाज उगा रहे हैं, तो अगर मतलब अलग अलग 40 किलो उगा रहे हैं तो इकट्ठा मिलेंगे तो 50 किलो अनाज उगाएंगे। तो कंसोलिडेशन का, सिनर्जी का फायदा हमेशा होता है, अलग अलग लोगों की एनर्जी मिलती है तो सिनर्जी बनती है। दिस वुड हेल्प स्मॉल होल्डर्स। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला, लैंड रिफॉर्म्स केरला वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ, वहाँ की सरकार ने इसको अच्छे से अपनाया। और वेयर एज अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम बेनिफिट, तो बाकियों को सेम बेनिफिट नहीं हुआ बिकॉज बाकियों ने सेम लेवल पे कमिटमेंट नहीं किया। ग्रीन रेवोल्यूशन अगला है क्लास लैंड रिफॉर्म्स का, टेक्निकल रिफॉर्म्स कह लो। लैंड रिफॉर्म्स पहला आपने पढ़ी लिया, उसके आपने पॉइंट्स देख लिए क्या क्या इंप्लीमेंट किया। उसके बाद है क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि टेक्निकल रिफॉर्म्स। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका की क्लास चालाकी देखना, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे एक स्टोरी है। अमेरिका ने क्या किया क्लास उस टाइम पे, अमेरिका चाहता था सुपर पावर बनना, आपको पता है यूएसएसआर, रशिया और अमेरिका दोनों चाहते थे कि हम सुपर पावर बने, और जिसके पीछे क्लास काफ़ी जो एक कोल्ड वॉर जो है इनके बीच चल रहा था। तब अमेरिका क्या करता है, मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, फर्टिलाइजर क्लास, ये सब चीज़ें लेके आता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक अमेरिका यूज़ करता है। अमेरिका के पास इतना अनाज इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ के लोग खा लेते हैं, फिर भी वो अनाज सड़ रहा होता है। तब अमेरिका प्लान करता है क्यों ना जो गरीब देश हैं
एशियन कंट्रीज या जो अफ्रीकन कंट्री में जो गरीब देश हैं इसके अंदर इस मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर जो गरीब देश हैं उनको अनाज दिया जाए। तो उनको फ्री में सरकार अनाज बांटने लगी और इंडिया को भी बोला कि भैया हम आपको अनाज दे रहे हैं और आप हमें बहुत कम पैसे दे देना, बहुत लो रेट दे देना और उस पैसे को भी हम आप ही की कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इंडिया खुश हो गया। तो इंडिया अमेरिका से अमेरिका एक लॉ था जिसको बोलते हैं पब्लिक लॉ 480, उस लॉ के तहत क्लास अमेरिका हम लोगों को अनाज दे रही थी क्लास और अलग अलग कंट्री को अनाज दे रही थी। हम लोग इतने डिपेंड हो गए थे उनके ऊपर कि हमारी खेती बड़ी अच्छी नहीं हो रही थी और हम उनके ऊपर डिपेंड थे। इंडिया पाकिस्तान के बीच विवाद छिड़ता है क्लास, वॉर छिड़ता है, जिसके बाद अमेरिका हमें धमकी दे डालता है कि भैया हम इस लॉ को चेंज करेंगे, अब हम आपको अनाज नहीं देंगे। अचानक से इंडिया के पैरों तले जमीन फिसल जाती है कि भैया अब क्या होगा, अमेरिका हमें अनाज नहीं देगा तो हमारा देश तो भूखा मर जाएगा। तो उस सिचुएशन में लगा कि भैया किसी पे डिपेंड होना कितना खराब है। तब यहाँ से सुब्रमण्यम साहब गए, वहाँ जाके वहाँ उनको बोला, मनाया कि भाई ऐसा मत करो, हमें टाइम दो। तब अमेरिका ने क्लास एक कंडीशन रखी कि अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करोगे देश के अंदर तो हम आपको क्लास अनाज फ्री में देंगे एक समय तक। तब क्लास इंडिया में आई। इंडिया में लोगों ने कसम खा ली कि अब कुछ भी हो हम खेती बाड़ी अच्छी करेंगे। बट हम फंस कहाँ रहे थे कि हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, अच्छी सीड्स, ये सब चाहिए था। तब क्लास अमेरिका ने ये सब हमें बेचा, यानी कि हमें एक ट्रैप में फंसाया गया अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। अमेरिका हमें बेच रहा था क्लास, हमसे पैसे ले रहा था। बट हमारे देश ने भी डिसाइड कर लिया था कि हम भी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, एक क्रांति लेके आएंगे। इसका नाम था क्लास हरित क्रांति। 1965 1966 का वो पीरियड क्लास, 1960s का भी पीरियड उसको बोलते हैं, 60s का पीरियड जब क्लास हम लोगों ने हरित क्रांति अपनाई। हमारे जो लोग हैं वो जगह जगह गाँव में जाते थे, लोगों को एनकरेज करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, लोगों को अच्छे बीज देते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड HYV सीड्स, और उन सीड से क्लास काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को फायदा हो रहा था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से फसल की पैदावार बढ़ रही थी। क्या क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहला यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, यानी कि सरकार लेके आई HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी ऐसे बीज जिससे क्लास पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स सरकार लेके आई। इससे क्लास क्या हुआ, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, HYV सीड्स को भी लेके आए ये। तो इससे फायदा क्या हुआ कि पेड़ों पे फसल बहुत ज़्यादा उगने लगी, यानी जो पौधे थे उसको कीड़े मकोड़े नहीं खा पा रहे थे और आउटपुट अच्छा हो रहा था। कभी कोई आपने कोई ऐसा पेड़ देखा उसमें बिल्कुल फल भर के आ रहे हैं, तो इस तरीके से हो रही थी चीज़ें। दूसरा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को छिड़कना चालू किया। साइंटिफिक तरीके से ये लोग क्लास क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, मैं दिखाऊंगा आगे चल के आपको। और मशीन को लेके आए एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, वो चीज़ें। तो देखो इस तरीके से 1960s के पीरियड में क्लास जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो पुराने तरीके से खेतीबाड़ी करी जा रही थी, उस सिस्टम को पूरी तरीके से हटा के जो नई तरीके से खेतीबाड़ी की जाने लगी, वो चीज़ क्लास सरकार लेके आई। मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर किया जाने लगा। इसी को बोलते हैं क्लास ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जो बेसिकली राइस और वीट के लिए आया शुरू में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए था, राइस और वीट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आया, फिर धीरे धीरे अदर उसमें चला गया। और कब आया था, खरीफ सीजन में। ध्यान रखना, खरीफ सीजन में सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया फर्स्ट टाइम 1965 1966 में। और क्लास HYV प्रोग्राम को भी तभी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम, जहां पे गांव-गांव में जाके बीज बांटने का जो कार्यक्रम चल रहा था, अच्छी बीज जहां से फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, ताकि वो लोग अपने घर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके और अलग अलग स्टेट में भी जहां पे अच्छी फसल नहीं हो रही वहां पे भी अनाज दे सके, ताकि हमारे देश को अनाज के लिए अमेरिका पर डिपेंड ना होना पड़े। सोचो अंग्रेजों ने कितनी बुरी हालत कर दी थी हमारी, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम लोगों को अनाज के लिए अमेरिका पे डिपेंड होना पड़ रहा था, राइट। MS स्वामीनाथन, नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल सीड ड्यू टू HYV सीड्स, वीट, राइस, क्लास यहाँ पे राइस है, वीट, राइस, बाजरा, जवार, मेज एंड कॉटन। प्रोडक्टिविटी राइज इन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन क्लास बनाई गई जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और उसका काम था कि वो अलग अलग जगह पे इस बीज को बांटे। तो HYV सीड्स लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा इस तरीके से छिड़काव करते हैं केमिकल का, ताकि कीड़े, या एक तरीके से समझ लो कि खाद की तरह ये काम आता है ये सारी चीज़ें। तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट प्रमोट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको सरकार ने प्रमोट करना चालू किया ताकि फसल खराब ना हो, फसल हमारी बर्बाद ना हो। अगला है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड,
पेस्टिसाइड, ऐसे कीड़े आपने वर्म देखा होगा, ऐसा कीड़ा आपने देखा होगा पत्तों पे लग जाते हैं, ये पत्तों में छेद कर देते हैं, पत्तों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं होती, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक वगैरह छिड़काव किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी फसल सेफ रहने लगी। जो गाँव में खेती बाड़ी करते हैं उनको ये सब पता होगा। टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट द डिजीज एंड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, बीमारी ना लग जाए क्लास इनको, पत्तों को, पौधों को, तो क्लास इस सिचुएशन में सरकार ने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो, हमारी फसल हरी भरी हो, ज़्यादा आउटपुट आएगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। साइंटिफिक फार्म ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से क्लास ग्रीन नेट यूज़ करके या फिर क्लास साइंटिफिक तरीके से पौधे को उगाना, ताकि एक पौधे को जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है वो प्रॉपर तरीके से देके क्लास बड़ा करना, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा पौधा हो गया ना, तो इस तरीके से उसको बड़ा करके नॉर्मली, देखो नॉर्मली एक बीज डालोगे ना तो वो पौधा बनेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले से आपने उसको एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट ट्यूब में क्लास पौधा बना दिया ना, फिर क्लास आप उसको डालोगे तो आपका आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो साइंटिफिक तरीके से साइंस का यूज़ करके क्लास खेतीबाड़ी करना यहाँ पे यूज़ किया गया। मोर फोकस ऑन साइंटिफिक कल्टिवेशन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लगिंग या फार्मिंग। साइंटिफिक मेथड आर यूज सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप कौन सी होगी, क्वालिटी ऑफ बीज, बीज की क्वालिटी क्या होगी, सॉइल कैसी होगी, कैसी मिट्टी चाहिए उसको, मतलब उपजाऊ मिट्टी कैसी चाहिए, फर्टिलाइजर कौन कौन से चाहिए, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब बिना सॉइल के भी क्लास उगाया जा सकता है पौधा, तो वो सारी चीज़ें क्लास एक तरीके से साइंस रिसर्च करके, साइंस लगा के खेतीबाड़ी हम लोग कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, अगर बारिश नहीं भी हो रही तो क्लास ट्यूबवेल लगाया जाता है, पानी का प्रॉपर साधन दिया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह होता है जिससे क्लास 10 लोगों का काम अकेला ट्रैक्टर खुद भी कर सकता है और कम समय में कर सकता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया खेतीबाड़ी में 1965-1966 में, यानी क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन में। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, introduction of machinery in agriculture like tractor and tube bell, government helps small farmers so that they can buy these machineries through commercial bank। सरकार इवन क्लास हेल्प भी कर रही थी ताकि वो इन मशीनरीज को बैंकों से खरीद सके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। समझ रहे हो? तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्लास एक्चुअली में इंडिया को कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस की राह पे ले चला 1965-66 से। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेजेस। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें सक्सेस मिला ना वो 2 फेजेस में मिला। पहला, इन द फर्स्ट फेज मिड 60 एंड टू मिड 70, यानी कि 65 से 75 तक द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन सब जगह पे क्लास इसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। तो ऐसी एरिया जहाँ पे चावल धान नहीं होते, जहाँ पे अनाज होता है, वीट होता है, तो उन स्टेट्स को काफी फायदा मिला फर्स्ट फेज में। और इन सेकंड फेज मिड 70 मिड 80 यानी 1975 से 1985 तक द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिट टू द मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप। तो पहली स्टेज में यानी कि 65 से 75 तक वो बेसिकली वीट को प्रमोट कर रहे थे HYV सीड्स में, और जिस एरिया में गेहूं ज्यादा होता है, यूपी में भी गेहूं ज़्यादा होता है, तो उस एरिया में क्लास बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बीज को बांटना चालू किया। फिर सेकंड फेज में 75 से 85 के अंदर इन्होंने क्या करा, बाकी अदर स्टेट्स में भी और बाकी अदर क्रॉप्स में भी, धान वगैरह में भी और अदर क्रॉप में भी इन्होंने जो क्लास बाजरा हो गया, मेज हो गया, है ना, अलग अलग जो क्रॉप्स है अलग अलग स्टेट में भी इन्होंने क्लास काम करना चालू किया। तो पहला फेज जो था 65 से 75, दूसरा 75 से 85। तो 65 से 75 बेसिकली वीट के लिए और सिलेक्टेड स्टेट्स में जो सपोर्ट करता है वीट को, ठीक है, जहाँ पे वीट ज़्यादा पैदावार होती है, क्लाइमेट कंडीशन सुइटेबल है। फिर उसके बाद क्लास अदर स्टेट्स में, और फिर क्रॉप्स को बढ़ा दिया गया। पहले वीट था, फिर सेकंड फेज में नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ा दिए गए। ये सारी बातें थी क्लास कंप्लीट A to Z ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या क्या हुए, इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लाया गया तो फायदा क्या हुआ, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है, पहले किसान अनाज उगाता था अपने लिए, लेकिन अब ये अनाज उगाता है क्लास किसके लिए, मार्केट के लिए। मतलब ये अनाज मार्केट के लिए उगाया जाता है, आप अपना सेल्फ कंजप्शन करने के बाद भी इसको आगे बेच सकते हो, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि अपना खुद का कंजप्शन पूरा हो गया, साथ में भी सामान बच गया तो आप इसे बेच सकते हो। और इसे खरीदती कौन थी, सरकार। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से कहती थी आप जितना अनाज हमें बेचोगे हमें दे दो, हम अच्छे दामों में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम तो आपको इतना दाम तो देंगे ही देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब तुमने 100 रुपये लगाया, तुम्हें कम से कम 150 मिलेगा, तुम हमें बेच दो। सरकार क्लास सारा का सारा अनाज खरीद लेती थी, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकार से अनाज खरीदती थी। तुम्हारा अनाज बिकेगा, तुम उगाओ, जितना उगाना उगाओ।
बफर स्टॉक, सरकार क्या करती थी, इस अनाज को खरीद लेती थी किसानों से और बफर मेंटेन करती थी ऐसे कोल्ड स्टोरेज में, अपना वेयर हाउस में, ताकि कल को अगर कहीं वॉर हुआ या फिर सुनामी आई, आंधी तूफान आया, किसान अच्छे से फसल नहीं कर पा रहा या राशन बांटना है, तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे क्लास इस फसल का, अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा। बेनिफिट लो इनकम ग्रुप, ग्रीन रेवोल्यूशन से पैदावार बढ़ गई, यानी सप्लाई बढ़ गई, और किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्राइस कम होगा, तो अनाज की पैदावार बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अनाज का प्राइस कम हुआ, तो गरीब लोग जो कल तक नहीं खरीद पा रहे थे प्रॉपर, आज क्लास उन्हें क्लास फायदा होने लगा, वो अनाज खरीदने लगे, भूखमरी जो है वो कम हो गई। अगला है राइज इन प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, मशीन का यूज़ करते हो, क्लास मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हो, अच्छी बीज का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लास जो फसल की पैदावार है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए क्लास बस इतना ही। अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से A to Z खत्म कर देंगे, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और जितना भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स डाटा बताया है एक कॉपी में लिख के रखो, सो दैट बिफोर एग्जाम सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना पड़े, बाकी तो मैं रिवीजन करा ही दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।